विद्यार्थी मित्रों, स्टैंडर्ड 8 का हिंदी का कोर्स तो पूरा हो गया है, लेकिन हम रिवीजन लेक्चर फिर से शुरू करेंगे। लेकिन इससे पहले इस टेक्स्ट बुक में जो भी ग्रामर दिया गया है उसके बारे में जानकारी लेना आवश्यक है। इसमें से थोड़ा बहुत जो ग्रामर है वो अब पहले सीख के आए हैं, लेकिन अब उसको विस्तार से हमें यहाँ जानना है, क्योंकि प्रश्न पत्र में बहुत सारे व्याकरण के प्रश्न पूछे जाते हैं, एमसीक्यू में भी व्याकरण के प्रश्न आते हैं। तो आज हम भाषा सज्जता, हमारी भाषा कैसे सज्ज हो, तो वो ग्रामर से बनती है। तो पहले हम सीखेंगे अव्यय के बारे में। अव्यय का अर्थ होता है कोई ऐसा शब्द जिसमें वो कहीं भी लगाया जाए, कोई भी पद में लगाया जाए, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव न हो, उसे कहते हैं अव्यय। अव्यय तो हम थोड़ा बहुत तो सीख के आए हैं अगली कक्षा में, लेकिन हम उनके प्रकार यहाँ पर देखें तो निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। भावेश कम बोलता है। दूसरा है साहिल झटपट तैयार हो गया। तीसरा है सानिया प्रतिदिन कार्यालय जाती है। प्रतिदिन यानी कि रोज़। चौथा है वंदना भीतर बैठी थी। अब हम इन शब्दों को निकाल दें तो भावेश बोलता है, साहिल तैयार हो गया, सानिया कार्यालय जाती हैं, वंदना बैठी थी। तो बीच में से जो शब्द निकाल दिए गए तो उस पर वाक्य का क्या असर होता है, इसके बारे में हम देखें तो निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। तो हम वो वाक्य पढ़ गए हैं। निर्देशित वाक्यों में रेखांकित शब्द अपने साथ आए क्रियापदों की विशेषता प्रकट करते हैं। ये जो हैं वो क्रियापद हैं। यहाँ पर जो वाक्य दिया गया है उसमें बढ़ोतरी करते हैं और उसकी विशेषता प्रकट करते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये शब्द जो रेखांकित किए गए वो निकाल दीजिए, तो उसकी विशेषता प्रकट नहीं होगी। भावेश बोलता है, कैसे बोलता है? झटपट बोलता है, जल्दी बोलता है, कम बोलता है, वो तो हम बीच में कोई शब्द रखे तो ही पता चलेगा। तो यहाँ आपने शब्द रखा कम। भावेश कम बोलता है। दूसरा है साहिल तैयार हो गया। लेकिन कैसे तैयार हो गया? अगर हमें किसी को यह दिखाना है झटपट तैयार हो गया, धीरे धीरे तैयार होता है, या उसे तैयार होने की कोई जल्दी ही नहीं है, तो बीच में शब्द रखा गया झटपट। इससे हमें समझ में आ गया कि साहिल को कहीं जाने की बहुत जल्दी है, इसीलिए वो झटपट तैयार हो गया। तीसरा है सानिया कार्यालय जाती हैं। लेकिन कब जाती हैं यह हमें निर्देशित करना है, तो बीच में प्रतिदिन शब्द रखना पड़ेगा, जो कि सारे वाक्य की विशेषता बताता है। चौथा है वंदना बैठी थी, लेकिन कहाँ, बाहर या भीतर? तो हमने भीतर शब्द रखा तो सारा वाक्य समझ में आ गया कि वंदना भीतर बैठी है, तो वह वाक्य की विशेषता बताता है। कम शब्द क्रिया का परिमाण, झटपट शब्द क्रिया की रीति, प्रतिदिन शब्द क्रिया के काल और भीतर शब्द स्थान संबंधी विशेषता बताता है। ये जो अलग अलग शब्द हैं वो अलग अलग विशेषता बताता है। पहला है कम बोलता है, तो वो हमें मात्रा दिखाता है, कम या ज़्यादा, उसकी मात्रा कितनी है, ज़्यादा है या थोड़ी है, इसके बारे में हमें बताता है। तो पहला जो शब्द है भावेश कम बोलता है, तो जो कम शब्द है वह भाषा की मात्रा बताता है। झटपट क्रिया की रीत बताता है, जो क्रिया कर रहा है साहिल तैयार होने की, लेकिन कैसे, झटपट, तो वो क्रिया की रीत बताता है। और तीसरा है प्रतिदिन। प्रतिदिन शब्द है वह काल बताता है, आज या कल, तो इसमें प्रतिदिन यानी कि रोज़, तो सानिया प्रतिदिन कार्यालय जाती हैं। भीतर शब्द वह स्थान बताता है, कहाँ पर स्थान है वंदना का, तो कि भीतर, वंदना भीतर बैठी है। तो यहाँ पर जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है।
अव्यय शब्द किसे कहा जाता है, वो तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि ऐसा कोई शब्द जिसमें वो कहीं भी रखा जाए उसमें कोई बदलाव नहीं आता उसे कहते हैं, कोई परिवर्तन नहीं आता उसे कहते हैं अव्यय। तो अव्यय में क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। यहाँ पर जो कम, झटपट, प्रतिदिन, भीतर आदि क्रिया की विशेषता बताते हैं, इसीलिए वो क्रिया विशेषण अव्यय हैं। जैसे आजकल, कल, साथ, ऊपर, नीचे, खूब, कम, अधिक, वे क्रिया विशेषण अव्यय हैं। कौन कौन से हैं फिर से दिख जाए, आजकल, कल, साथ, ऊपर, नीचे, खूब, कम, अधिक, ये सब क्रिया विशेषण अव्यय हैं। फिर है निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। राम के साथ लक्ष्मण भी वन में गए। बगीचे के चारों ओर दीवार बनी हुई है। हमारे घर के आगे मस्जिद है। मनीषा मानसी से मधुर गाती हैं। आज साजिद की जगह वाजिद खेलेगा। तो यहाँ भी आप टेक्स्ट बुक में देखिए, वहाँ भी रेखांकित किए गए हैं कुछ शब्द, तो वो हमें क्या बताते हैं। निर्देशित वाक्य में रेखांकित शब्दों का ध्यान दें तो स्पष्ट हो जाता है कि वे किसी न किसी संज्ञा के बाद प्रयुक्त हुए हैं। संज्ञा यानी कि नाम। आप देखिए, राम के साथ लक्ष्मण भी वन में गए, तो राम संज्ञा है, उसके बारे में कोई शब्द, उसके बाद में वो शब्द प्रयुक्त हुआ है। फिर बगीचा है, हमारे घर के आगे, मनीषा, मानसी, साजिद, वे सब संज्ञा है, उसके बाद कोई न कोई शब्द प्रयुक्त हुआ है। वे वाक्य अन्य संज्ञा के शब्दों का संबंध का बोध कराता है। दो संज्ञा के बीच दिया गया है और दोनों के बीच क्या संबंध है वो हमें वो शब्द बताते हैं। तो पहला में राम के साथ लक्ष्मण भी वन में गए, तो उसमें कौन सा शब्द राम और लक्ष्मण के बीच में आएगा, के साथ। फिर है बगीचे के चारों ओर दीवार बनी हुई है। के चारों ओर बगीचे और दीवार का संबंध बताता है। हमारे घर के आगे मस्जिद है, के आगे घर और मस्जिद का शब्द बताता है। मनीषा मानसी से मधुर गाती हैं, तो से मधुर मनीषा और मानसी का संबंध बताता है। और आज साजिद की जगह वाजिद खेलेगा, तो की जगह साजिद और वाजिद का संबंध बताते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के बाद प्रयुक्त किए जाते हैं तथा अन्य संज्ञा, सर्वनाम या अन्य शब्दों के साथ संबंध का बोध कराते हैं, वो संबंध बोधक अव्यय हैं। तो ये जो हमने सारे देखे ना, के साथ, के चारों ओर, के आगे, से मधुर, की जगह, वो कौन से शब्द हैं, संबंध बोधक अव्यय हैं, संबंध बोधक शब्द है। जो दो सर्वनाम, दो संज्ञा या संज्ञा और सर्वनाम के बीच का संबंध हमें बताते हैं। फिर से देख ले, तो राम और लक्ष्मण वन में गए, बीच में कौन सा शब्द रखा, के साथ। राम के साथ लक्ष्मण वन में गए। राम और लक्ष्मण संज्ञा हैं, बीच में कौन सा अव्यय रखा, के साथ। बगीचे के चारों ओर दीवार बनी हुई हैं। बगीचे के चारों ओर दीवार बनी हुई हैं, तो बगीचा और दीवार दोनों के बीच में कौन सा शब्द आया, चारों ओर। हमारे घर के आगे मस्जिद है, तो घर और मस्जिद के बीच में कौन सा शब्द आया, के आगे। मनीषा मानसी से मधुर गाती हैं, तो मनीषा और मानसी के बीच का संबंध कौन से अव्यय ने बताया, मधुर। आज साजिद की जगह वाजिद खेलेगा, साजिद और वाजिद की बीच में की जगह शब्द आया, जो कि दोनों का संबंध बताता है, उसे कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। संज्ञा या सर्वनाम, दो संज्ञा या दो सर्वनाम के बीच कोई संबंध जो बताता है, ऐसा कोई अव्यय है, तो उसे संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। हमने पहले क्रिया विशेषण देखे, फिर संबंध बोधक अव्यय देखे, और अब आगे देखे तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त किए जाते हैं तथा अन्य संज्ञा, सर्वनाम या अन्य शब्दों के साथ संबंध का बोध कराते हैं, उसे संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। नूरोदीन, संजय और नीलेश गांधीनगर गए।
रमेश ने परिश्रम किया इसलिए प्रथम आया। यद्यपि यह निर्धन है तथापि उदार है। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द दो वाक्यों, दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम करता है। आपने जो शब्द पढ़े उसमें कोई ऐसा शब्द है जो दो वाक्यों को जोड़ता है। दो वाक्यों, वाक्यांशों, शब्दों को परस्पर मिलाने वाले शब्द को समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है, जैसे और, तथा, किंतु, अथवा, इसलिए आदि। दो वाक्य हो, वाक्य के अंश हो या दो शब्द हो, उनके बीच में कोई ऐसा शब्द आए जिससे वो दो वाक्य, वाक्यांश या शब्द जुड़ जाए, उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। फिर से देखें तो नूरोदीन, संजय और नीलेश गांधीनगर गए, तो इसमें और ने नूरोदीन, संजय और नीलेश को जोड़ दिया। रमेश ने परिश्रम किया इसीलिए प्रथम आया, तो यहाँ रमेश ने परिश्रम किया, प्रथम आया, उसके बीच में कौन सा शब्द आया, इसलिए, तो इसलिए रमेश ने और परिश्रम को जोड़ दिया। यद्यपि यह निर्धन है तथापि उदार है, तो निर्धन और उदार के बीच में तथापि शब्द आया जिसने सारे वाक्य को जोड़ दिया, तो इसे जोड़ने वाले शब्द को समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। पन्ना पलटिए, यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। अरे क्या करते हो, अरे क्या बात करते हो, हाँ ये क्या हो गया, वाह कितना सुंदर बालक, ठहर और आगे बढ़, बाप रे इतना लंबा सांप। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द शोक, विस्मय, हर्ष, क्रोध, भय आदि मन के भावों को प्रकट करते हैं। अरे तो आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ, हाँ तो शोक का भाव प्रकट हुआ, वाह तो बहुत आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ, ठहर यानी कि रुकने के कोई संकेत हैं, और बाप रे तो भय का भाव प्रकट हुआ। तो जो शब्द विस्मय यानी कि आश्चर्य, हर्ष, प्रशंसा, घृणा, शोक, भय आदि भावों को प्रकट करने के लिए हमारे मुख से स्वतः यानी कि आपो आप निकल पड़ते हैं, ये विस्मयादि बोधक अव्यय कहे जाते हैं। विस्मय यानी कि आश्चर्य, घृणा, शोक, चिंता आदि के भाव कोई दृश्य को देखकर अपने मुंह से आपो आप अपने आप निकल जाते हैं, उसे कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। फिर से देखें तो अरे क्या बात करते हो, तो यहाँ अरे आश्चर्यजनक भाव प्रकट करता है, हाँ ये क्या हो गया, तो दुख का भाव है कि अरे ये कैसी बात बन गई, वाह कितना सुंदर बालक है। तो यहाँ पे हर्ष का भाव है कि बालक बहुत सुंदर है। ठहर और आगे मत बढ़, घृणा है, नफरत है कि तू आगे मत जा, इसीलिए ठहर आगे मत बढ़। बाप रे इतना लंबा सांप, भय का भाव है, बाप रे अगर हम ऐसे कोई वस्तु को देख जाएं और हमारे मुख से भय का भाव अपने आप स्वतः निकल पड़ता है, तो इन सब शब्द हर्ष, प्रशंसा, घृणा, शोक, भय आदि को कैसे अव्यय कहा जाता है, विस्मयादि बोधक, जिसे देखकर हमें विस्मय होता है, आश्चर्य होता है, और अलग अलग प्रकार के वाक्य, जैसी घटना है उसी प्रकार के वाक्य या शब्द हमारे मुंह से निकल जाते हैं, तो उसे कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। तो ये भी था एक अव्यय का प्रकार। अब निम्नलिखित वाक्यों में से अव्यय छांटिए। आज मैंने बहुत कम खाना खाया। अंजलि सोनल के आगे बैठी हैं। मीनाक्षी और सालवी गांव जा रहे हैं। अरे क्या कर रहे हो? आपने जो अवयव छांटे हैं उनका प्रयोग करके उस पर वाक्य बनाने हैं। आज मैंने बहुत कम खाना खाया, तो आज मैंने बहुत कम खाना खाया वो कौन सा है? आज मैंने खाना खाया लेकिन कैसा खाया? कम खाया, तो वो क्रिया विशेषण अव्यय है। उसके बारे में जो वाक्य बनाए, तो आज मैंने बहुत कम खेला, तो उसके बारे में एक वाक्य बना सकते हैं, आज मैंने बहुत कम खेला, એટલે उसका अर्थ होता है क्रिया विशेषण अव्यय। अंजलि सोनल के आगे बैठी हैं। अंजलि और सोनल दोनों संज्ञा हैं और उनके बीच जो संबंध बताते हैं उसे कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। अंजलि और सोनल बैठी हैं, लेकिन कहाँ पे बैठी है? के आगे बैठी है, तो वो संबंध बोधक अव्यय है। मीनाक्षी और सालवी गांव जा रहे हैं। यहाँ पर और जो हैं वो दो शब्दों के बीच
संबंध बताता है तो वो भी संबंध बोधक अव्यय है। फिर है अरे ये क्या कर रहे हो, हमने अभी अभी देखा कि ऐसे हर्ष, शोक, घृणा आदि के भावों को जो प्रकट करता है उसे विस्मय आदि बोधक अव्यय कहते हैं। तो अरे ये क्या कर रहे हो, इसमें जो अरे शब्द हैं वो हमें आश्चर्य का भाव बताता है, तो यह विस्मय आदि बोधक अव्यय इसे कहा जाता है। तो यहाँ हमने अव्यय किसे कहते हैं वो जाना, और उसके अलग अलग प्रकार हमने देखे। क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और संबंध बोधक अव्यय। अगर फिर से हम देख जाए तो पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। जैसे आजकल, कल, साथ, ऊपर, नीचे, खूब, कम, अधिक आदि ये क्रिया विशेषण अव्यय हैं। दूसरा है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त किए गए हैं तथा संज्ञा, सर्वनाम या अन्य शब्दों के साथ संबंध का बोध कराते हैं उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि बगीचे की चारों ओर दीवार बनी हुई है, तो यहाँ बगीचा और दीवार के बीच संबंध बताता है चारों ओर, तो ये जो चारों ओर शब्द है वो संबंध बोधक अव्यय हैं। फिर हैं समुच्चय बोधक। दो वाक्यों, वाक्यांशों, शब्दों को परस्पर मिलाने का जो काम करता है उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे और, तथा, किंतु, इसलिए आदि। रमेश ने परिश्रम किया इसीलिए प्रथम आया, तो इसमें इसीलिए शब्द है वो समुच्चय बोधक हैं। दो वाक्य, वाक्यांशों को जोड़ने का काम करता है, इसीलिए उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। फिर हैं विस्मय आदि बोधक। जो शब्द विस्मय, हर्ष, प्रशंसा, घृणा, शोक, भय आदि भावों को प्रकट करने के लिए हमारे मुख से अपने आप निकल जाते हैं वो विस्मय आदि बोधक अव्यय कहे जाते हैं। जैसे कि अरे ये क्या कर रहे हो, तो ये जो हैं वो भय का भाव हमारे मुख से निकल गया कि अरे तुम यह काम क्या कर रहे हो, तो उसे विस्मय आदि बोधक अव्यय कहा जाता है। अव्यय यानी कि ऐसा शब्द जो कहीं भी लगे, दो वाक्य के बीच लगे, वाक्यांशों के बीच लगे, दो शब्दों के बीच लगे, लेकिन उनमें कोई भी परिवर्तन ना आए उसे अव्यय कहा जाता है। अव्यय के 4 प्रकार हैं: क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे कि महेश कम बोलता है, भावेश कम बोलता है, तो भावेश की विशेषता बताता है। संबंध बोधक अव्यय दो नाम या संज्ञा, सर्वनाम के बीच संबंध बताता है। राम के साथ लक्ष्मण भी वन में गए, तो यहाँ राम और लक्ष्मण के बीच में जो संबंध बताया इसीलिए उसे संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। फिर है समुच्चय बोधक अव्यय, जो दो वाक्य, वाक्यांशों या शब्दों में परस्पर संबंध बताता है। जैसे कि नूरुद्दीन, संजय और नीलेश गांधीनगर गए, तो यहाँ पर नूरुद्दीन, संजय और नीलेश के बीच में और शब्द आया जो दोनों के बीच में जोड़ने का काम करता है, तो उसे कहते हैं समुच्चय बोधक। और फिर हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मय का भाव, शोक का भाव, घृणा का भाव अपने मुख से निकल जाता है कोई घटना देखकर या कोई कार्य देखकर, तो उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे कि बाप रे इतना लंबा सांप, तो यहाँ सांप को देखकर अपने आप मुख से निकल गया भय का भाव, तो उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। तो अगर आपको ऐसे प्रश्न पत्र में पूछा जाए कि राम के साथ लक्ष्मण भी वन में गए, इन वाक्यों में संबंध बोधक अव्यय छांटिए, तो आपको के साथ के नीचे रेखा करके बताना है
कि ये जो के साथ शब्द हैं वो राम और लक्ष्मण के बीच में संबंध बताता है, इसीलिए वो संबंध बोधक अव्यय है। अगर आपको पूछा जाए कि भावेश कम बोलता है तो उसमें जो कम बोलता शब्द है उसके नीचे रेखा करके आप कह सकते हैं कि वो क्रिया विशेषण अव्यय है, क्योंकि क्रिया की विशेषता बताता है। भावेश है वो बोलने की क्रिया कर रहा है और कम वो शब्द है वो उसकी विशेषता बताता है कि भावेश बोलता तो है लेकिन कितना कम बोलता है। ओके, फिर आपको पूछा जाए कि नूरुद्दीन संजय और नीलेश गांधीनगर गए तो उसमें कौन सा अव्यय है, तो उसमें है समुच्चय बोधक, जो कि दो शब्दों वाक्यों वाक्यांशों को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर नूरुद्दीन संजय और नीलेश गांधीनगर गए तो नूरुद्दीन संजय और नीलेश को यहाँ पर जोड़ा गया है। फिर आपको पूछा जाए अरे क्या बात करते हो, तो उसमें आपको अरे के नीचे रेखा करके बताना है कि यह हर्ष शोक भाव आदि भावों को प्रकट करे तो उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इसीलिए अरे हैं वो विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। तो इसका जवाब ये आएगा। इस तरह से आपको जवाब लिखना है। तो आपको भाषा सज्जता में अव्यय समझ में आ गए होंगे। आपको होमवर्क में अपनी ग्रामर बुक में ये भाषा सज्जता में हमने जो चारों अव्यय आपको सिखाए हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय, चारे के चारों लिखकर होमवर्क में ऐप में भेज देना है। तो यहाँ पर हमारा यह चैप्टर पूरा हुआ। फिर मिलेंगे। थैंक यू।